गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, दिस इज रंजित शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान लो बेटा 2.0। आप सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से हिस्ट्री का सिलेबस मैं आप लोग को बताऊंगा कि हिस्ट्री का सिलेबस में क्या क्या है। हिस्ट्री का सिलेबस जो ये रहेगा सो इंडियन हिस्ट्री के लिए है, ना कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। सर वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्यों नहीं? क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे वनडे एग्जाम कंपटीशन के एग्ज़ाम में ना के बराबर पूछता है, मैंने नहीं ही पूछता है। लेकिन अगर आप यही यूपीएससी का एग्ज़ाम का तैयारी करें और ग्रेजुएशन वगैरह वगैरह 10th 9th का एग्ज़ाम में हो तो उसमें है सो पूछता है सो किस लेवल का, तो वर्ल्ड लेवल का। लेकिन इसमें सिर्फ हम है सो टारगेट रखेंगे हर एक एग्ज़ाम जो कि वनडे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है कंपटीशन के लिए, उसके लिए। तो खैर हम ज़्यादा देरी ना करते हुए हम इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू, इंडियन हिस्ट्री एक खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक रहता है। इंडियन हिस्ट्री तो खैर एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसको भी बांटा गया। जैसे कि जब हम लोग 6th क्लास में पढ़ते थे तो हम लोग को है सो 6th क्लास में भी हिस्ट्री पढ़ना है। 6th क्लास से पढ़ना स्टार्ट हो जाता था, 5th क्लास तक ले जनरल नॉलेज वगैरह वगैरह इस टाइप से हम लोग को पढ़ाया जाता था। लेकिन जैसे ही 6th क्लास में पहुँचते थे तो हम लोग को एक सेपरेट बुक हिस्ट्री का दिया जाता था। उसके बाद जैसे ही 7th क्लास में पहुँचे फिर हिस्ट्री का बुक, 8th क्लास में फिर हिस्ट्री का बुक, वैसे ही हिस्ट्री का बुक हम लोग को 10th क्लास तक मिलते गया। उसके बाद अब हम लोग बात करें कि आखिर इंडियन हिस्ट्री इतना बड़ा टॉपिक कैसे है। जैसे कि हम तुम लोग को बोले कि 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक का सारा हिस्ट्री एक ही बार कोई पढ़ा दे तो और तुम 6th क्लास में ही हो तो संभव है क्या? नहीं संभव, क्योंकि ये खुद में बहुत बड़ा है सो टॉपिक रहता है। तो जैसे स्कूलों में सारे बच्चे को एक साथ है सो शिक्षा देना संभव नहीं होता है, इसलिए उसको क्या किया जाता है, क्लास वाइज बांट दिया जाता है। वैसे ही इंडियन हिस्ट्री को हम लोग है सो बांट दिए 3 भाग में, जिसमें बच्चा सबको पढ़ने में आसानी हुए, मतलब कि धीरे धीरे बढ़िया से पढ़ ले, समझे। जैसे कि 6th क्लास में जब पढ़ाई हो रहा था तब तुम लोग का ध्यान नहीं था, जिसके कारण अभी फंसते हो। खैर अभी यहाँ पर सारे क्लासेस के बारे में सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो पहला जो होता है हमारा इंडियन हिस्ट्री में वो होता है एंशिएंट इंडिया, उसको बोलते हैं एंशिएंट इंडिया। और एंशिएंट इंडिया को ही हिंदी में कहते हैं प्राचीन भारत। जो हिंदी माध्यम वाला बच्चा होगा सो प्राचीन भारत। जो उसके बाद आता है मिडिवल इंडिया। खैर ये सब तो सारे बच्चे जानते होंगे एकदम, हाँ, मिडिवल इंडिया। और तीसरा इसके कहते हैं मध्यकालीन भारत। हम कभी कभी हिंदी नहीं लिखेंगे तो समझ जाओगे कि हम बोल देंगे हिंदी, तो तुम लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे होगे तो हिंदी लिख लोगे उसी टाइम, ठीक ना? नहीं जिसका आएगा हिंदी तो। उसके बाद आता है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया इसे कहते हैं हम लोग क्या, तो मॉडर्न इंडिया को कहते हैं आधुनिक भारत। तो इस प्रकार से 3 भाग में बांट दिए है सो एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। अभी हम लोग मॉडर्न इंडिया में चल रहे नहीं। तो खैर एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया में सबसे ज्यादा समय किस में बीतेगा? तो जाहिर सी बात है एंशिएंट इंडिया में, क्योंकि एंशिएंट इंडिया कब से चला आ रहा है हम लोग को पता है क्या? नहीं पता है। लेकिन मिडिवल इंडिया तो हम लोग जानते हैं इतना साल इतना साल चला। अच्छा मॉडर्न इंडिया तो अभी चल रहा है नहीं। तो एंशिएंट इंडिया बहुत लंबा साल है, बहुत लंबा उसमें गुजरा। तो जब बहुत लंबा गुजरा तो इसलिए इसको भी है सो बांट दिए हम लोग 3 भाग में। अच्छा सर, हाँ वंशावली बना रखा है, बिल्कुल वंशावली। देखो यहाँ पर इसको एंशिएंट इंडिया है बाबू। एंशिएंट इंडिया को बांटे हम लोग 3 भाग में। कौन कौन सा सर? तो एंशिएंट इंडिया को पहले बांटे हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे क्या लिखेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल नहीं। उसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, हिंदी मीडियम वाले लिखोगे क्या?
आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, और एक होता है हिस्टोरिक पीरियड। इसे लिखेंगे ऐतिहासिक काल। तो ये 3 भाग में बांटा गया। एंशिएंट इंडिया को 3 भाग में बांटा गया, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। बेटा बात ऐसा है कि आप लोग का मन में सवाल चल रहा होगा कि सर ये तीनों में अंतर क्या है। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो आप। इस सब में अंतर बस इतना ही है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो सोर्सेस मिली, जो एविडेंसेस मिले, जिसके कारण हम लोग साक्ष्य वगैरह हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वो सब जो मिले उसमें कुछ भी चीज़ लिखित नहीं मिला, और जो लिखित नहीं मिला वैसा पीरियड को हम लोग बोल दिए प्री हिस्टोरिक पीरियड। और वैसा पीरियड जिसमें सोर्सेस भी मिले, एविडेंसेस भी मिले, सब कुछ मिले बेटा, लेकिन उसमें है सो रिटेन सोर्स भी मिला, लेकिन रिटेन सोर्स को अभी तक मतलब लिखित जो स्रोत मिला उसको अभी तक हमारे हिस्टोरियंस के द्वारा या तो फिर हमारे जो इतिहासकार होते हैं उस सब के द्वारा पढ़ने में सफलता हासिल नहीं हो पाई। तो उस प्रकार के पीरियड को हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। वहीं हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो हिस्टोरिक पीरियड में हमारे पास सोर्स भी मिला, एविडेंसेस भी मिली और रिटेन सोर्स भी मिला, और वह रिटेन सोर्स को हमारे इतिहासकार आसानी से पढ़ लिए, मतलब आसानी से नहीं पढ़े, मतलब कि पढ़ लिए वो, और जो पढ़ा गया है उस सबको हिस्टोरिक पीरियड में रखेंगे। अब जाहिर सी बात है कि इन तीनों पीरियड में सबसे लंबा कौन चलेगा सर, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड चलेगा। तो फिर से प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटेंगे कुछ इस प्रकार से। इसको स्टोन एज एक आ जाता है इधर, और एक आ जाएगा बाबू तुम्हारा कॉपर एज। हिंदी में पाषाण युग, ताम्र युग, ठीक ना, पाषाण युग और ताम्र युग। और ये स्टोन एज और ये कॉपर एज है, इसमें तुम देखोगे तो स्टोन एज मतलब कि जब लोग है सो स्टोन का प्रयोग करते होंगे, कॉपर एज जब लोग कॉपर का प्रयोग करना शुरू कर दिए होंगे, तो स्टोन एज को भी बांटा गया। और स्टोन एज जाहिर सी बात स्टोन एज ज़्यादा दिन चलेगा, तो स्टोन एज को बांटा गया हम है सो 3 भाग में। नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा। पेलियोलिथिक पीरियड, हिंदी वाले बच्चे पेलियोलिथिक पीरियड को बोलते हैं पूरा पाषाण काल, ठीक ना। मेजोलिथिक पीरियड, हिंदी वाले बच्चे इसको लिखेंगे है सो मध्य पाषाण काल। और होता है एक नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड का मतलब होता है नव पाषाण काल। तो ये 3 है सो पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन सा, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इंग्लिश में पेलियोलिथिक पीरियड, मेजोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। और जब ये तीनों में अंतर देखें कि अंतर क्या है सर तीनों में, तो हाँ बाबू देखो, पेलियोलिथिक पीरियड में मानव नहीं थे, आदि मानव थे। आदि मानव मतलब कि ऐसे उन लोग को बस खाने से मतलब रहता था। मानव मतलब जिसमें इंटेलिजेंस आ गया है वो सब मानव है, नहीं तो उस समय वैसा नहीं था, बस खाते थे, शिकार वगैरह करते थे। और इसी टाइम आदमी पत्थर से पत्थर टकरा करके आग का निर्माण किया था। तो हाँ, एवोल्यूशन ऑफ फायर हुआ है इसी में, पेलियोलिथिक पीरियड में, पूरा पाषाण काल। तो यहाँ पर यहाँ पर जितने भी औजार वगैरह इस्तेमाल करते थे सब कुछ बने हुए रहते थे किससे, तो पत्थर से, स्टोन से। उसके बाद मेजोलिथिक पीरियड की बात करें मुन्ना, तो मेजोलिथिक पीरियड में है सो जो होता था मतलब कि सिर्फ जानवर को मारते ही नहीं थे, बल्कि है सो उस सबको पशुपालन भी स्टार्ट कर दिए थे मेजोलिथिक पीरियड में। नियोलिथिक पीरियड में पशुपालन के साथ साथ कृषि भी है सो ये इसमें मतलब कि कृषि भी करना लोग शुरू कर दिए। अब यहाँ पर एक चीज़ तुम लोग को दिमाग में घूम रहा होगा कि सर अब कितना पुराना बात कर रहे हैं, हम कैसे जानेंगे। हिस्ट्री का सबसे मेन जो जड़ होता है वो होता है उसका डेट। जब तक डेट नहीं बताया जाएगा तब तक तुम कैसे जानोगे कितना पुराना बात हो रहा है। तो डेट के लिए हम लोग पहले जानेंगे, तुम लोग बुक में लिखा देखा होगा, कभी BC दिखा होगा, कभी AD देखा होगा, कहीं ईस्वी तो कहीं ईसा पूर्व। तो देखो अभी जब हम भी पढ़ते थे 6th क्लास, तो ईसा पूर्व कहीं ईस्वी, तो अभी क्लियर कर देते ये सब क्या होता है। देखो डेट के लिए
एक कैलेंडर आया जिसे नाम दिया गया ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या नाम दिया गया? ग्रिगोरियन कैलेंडर। और वह ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार ही अभी हमारा कितना चल रहा है? तो 2024 चल रहा है। नहीं, अभी सारे बच्चे 2024 में। और ये जो 2024 चल रहा है, कभी ना कभी हमारे पास 1000 भी चल रहा होगा, कभी ना कभी 100 भी चल रहा होगा, कभी ना कभी 0 भी चल रहा होगा। अच्छा सर, हाँ। और कभी ना कभी फिर से 100 उधर, -100, लेकिन उधर वाला को माइनस नहीं लिखेंगे, हम गणित नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। कभी ना कभी 1000 भी चल रहा होगा, 8000 नहीं सर, 8000, हाँ 8000 चल रहा होगा। कभी ना कभी इनफाइनाइट इस प्रकार से बढ़ रहा होगा। नहीं, तो यहाँ पर तुम लोग ध्यान दोगे तो 0 यहाँ पर क्यों माना गया? तो 0 में ऐसा क्या हुआ कि 0 माना गया? तो 0 में ऐसा ये हुआ मुन्ना कि 0 में हुआ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उस समय को 0 मान लिया गया। और ईसा मसीह के जन्म के जब बाद वाला जितना भी आगे वाला हिस्सा है उसको मान लिया गया कि है सो AD। बोले सर AD क्यों? बताते हैं। बर्थ ऑफ जो जीसस क्राइस्ट है उसी को लैटिन वर्ड में बोला जाता है एनो डोमिनी। क्या बोला जाता है? एनो डोमिनी। और एनो डोमिनी बोला जाता है, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग AD लिखते हैं, AD। तो मतलब कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जितना भी समय है सो आएगा उसको AD लिखेंगे हम लोग, और हिंदी में ईस्वी। और है सो इंग्लिश में एक और इसको नाम दिया गया कॉमन एरा। पहला तो AD, दूसरा ईस्वी, और तीसरा बोला गया कॉमन एरा। और कॉमन एरा को हम लोग CE से बताते हैं, CE से। तो यहाँ पर तुम ईस्वी भी लिख सकते हो, AD भी लिख सकते हो, CE भी लिख सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, तो यहाँ पर तुम है सो जैसे कि क्या होगा? AD। अभी 2024 AD चल रहा है, ईस्वी चल रहा है नहीं। अब है सो इधर वाला जितना भी भाग है इस सब को जो BC क्यों बताते हैं? इस सब को BC बोला गया। कारण क्या? BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि ईसा पूर्व, इस प्रकार से। तो तुम BC भी लिख सकते हो, इस सबको ईसा पूर्व भी लिख सकते हो नहीं। और तो तुम इसको बिफोर कॉमन एरा भी लिख सकते हो, BCE, बिफोर कॉमन एरा, इस प्रकार से लिख सकते हो। लगा अच्छा सर ये ऐसा बात? हाँ, तो डिपेंड्स अपॉन यू बोले ना, तो कुछ भी लिख सकते हो। लगा अच्छा सर, तो अब तो बता दीजिए कि कब से कब ये सब चला। सो हाँ मुन्ना, चलो आते हैं यहीं पर। देखो पैलियोलिथिक पीरियड जो हमारा है सो कहाँ से चला, कब से चला, किसी को पता नहीं है। तो इसलिए इनफाइनाइट इसको मान लेते हैं। इनफाइनाइट से 8000 BC तक चला हमारा क्या? पैलियोलिथिक पीरियड। दिख रहा है? ठीक है। उसका मेजोलिथिक पीरियड हमारा चला 8000 BC से 4000 BC तक, मेजोलिथिक पीरियड। और नियोलिथिक पीरियड चला 4000 BC से लेकर के 2500 मतलब 2500 BC तक। और कॉपर एज जो है सो न्यूलिथिक पीरियड का ही अंतिम है सो जो समय था उसी में कॉपर एज चला, मतलब कि 3000 BC से चला 2500 BC तक हमारा क्या? कॉपर एज मतलब ताम्र युग। ये सब अब सर ये सब कैसा चला? हाँ, ये सब के बारे में भी चर्चा करेंगे थोड़ा सा, और इसको थोड़ा मिटाने जा रहे हैं इसको। तो तुम लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिया? बिल्कुल सही। देखो अब हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। किधर रखे मिटोनिया? हाँ मिल गया। देखो बाबू, बात ऐसा है कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में लोग है सो लोगों में सोचने समझने की क्षमता आ गई थी। और जब लोगों में सोचने समझने की क्षमता आ जाती है तो लोगों में समाज बन जाता है।
और जब लोगों में समाज बनता है तो लोगों में सभ्यता आ जाती है, नहीं सिविलाइजेशन आ जाता है। तो हाँ, हम लोग जो ये तुम्हारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है उसमें हम लोग 2 सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला सिविलाइजेशन जिसका नाम होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। हिंदी माध्यम वाले बच्चे लिखेंगे इसको सिंधु घाटी सभ्यता। क्या लिखोगे? सिंधु घाटी सभ्यता। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन आया और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बहुत तेज थे। उन लोग क्या किए कि कॉपर के साथ टिन मिला करके बना दिए ब्रोंज। ब्रोंज मतलब कांसा। तो इसलिए इस युग को, इस पीरियड को बोला गया ब्रोंज एज। इसको ब्रोंज एज भी बोला जाता है। और तो ब्रोंज एज बोला गया इंग्लिश में, हिंदी में कांस्य युग। क्या बोला जाएगा? कांस्य युग। और इस सिविलाइजेशन को बोला गया ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, क्योंकि यहीं के लोग है सो खोज किए थे। तो सर ये सिविलाइजेशन कब से कब चला? तो 2500 BC से 1750 BC तक बेटा चला हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या चला? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बोलेगा सर अच्छा, उसके आगे दूसरा सिविलाइजेशन कौन सा पढ़ेंगे? देखो रुको जरा, ठहरो। इसमें बात ऐसा है कि 1750 से 200 साल तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये इतिहासकारों को कुछ अता पता नहीं है। इतिहासकार कहते हैं कि ये सारा सिविलाइजेशन बाढ़ के कारण सब बह गया और 250 साल तक कुछ भी यहाँ पर पता नहीं है, अर्थात इसको तुम बोल सकते हो नॉट फाउंडेड। तो 250 साल के बाद एक नया सिविलाइजेशन है सो दिखा और उसे बोला गया वैदिक सिविलाइजेशन। और यह वैदिक सिविलाइजेशन है सो चला 1500 BC से लेकर के 600 BC तक। ये चला हमारा वैदिक सिविलाइजेशन। यहाँ पर सारे वेद वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना, बहुत मजा आएगा, समझे। तो ये वैदिक सिविलाइजेशन है सो हम लोग जानेंगे इसमें। अब है सो इतना सब जब जान गए तो सर आगे कुछ है क्या? हाँ है। तो बोलेगा कि सर ये इतना तो खत्म, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड खत्म, अब क्या कहाँ पर आएंगे? हिस्टोरिक पीरियड में लोगों में और ज़्यादा मानसिकता बढ़ी। लोगों पहले तो ब्रोंज बना दी, अब लोगों ने आयरन का खोज कर दिया। और जब आयरन का खोज किया तो पहले जो खेती बाड़ी जो करते थे तो उसमें है सो पत्थर से, कॉपर से, ब्रोंज से कितना है सो गड्ढा खोदेगा? नहीं खोदेगा। लेकिन आयरन से ज़्यादा है सो खुदा गड्ढा, और जब ज़्यादा है सो गड्ढा खुदा तो उपजाऊ जमीन था वहीं पहले, तो और उपजना शुरू हो गया और लोगों में और ज़्यादा विकास होना शुरू हो गया। तो इसलिए ये सब हुआ कहाँ? हिस्टोरिक पीरियड में। और हिस्टोरिक पीरियड को हम लोग आयरन एज भी बोल सकते हैं, आयरन एज। और ये चला कब से कब तक मुन्ना? तो ये चला 600 BC से लेकर के अब AD में प्रवेश कर रहे हैं 712 AD तक चला। ये सर 712 AD में ऐसा क्या हुआ? तो ये हमारा एंशिएंट इंडिया था। इतना ही चीज हम लोग को एंशिएंट इंडिया में पढ़ना है, बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, इसके सब अंदर जाएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद खत्म हो जाएगा हम लोग को। उसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे किसमें? मिडिवल इंडिया में। तो एंशिएंट इंडिया में जितना चीजों के बारे में, जितना लोगों के बारे में, जो भी के बारे में बात करेंगे, सारे के सारे हिंदू रहेंगे। क्या रहेंगे? हिंदू। हिंदू मतलब सर धर्म हिंदू ना मुन्ना ना, हिंदू धर्म नहीं होता है। हिंदू वो कहलाता है जो फॉलो करता है सनातन धर्म को। धर्म क्या है? सनातन है। सबसे प्राचीन धर्म क्या है? सनातन है। तो हाँ, सनातन धर्म को फॉलो करने वाला को, फॉलोअर्स को हिंदू कहा जाता है। तो यहाँ पर जितना भी एंशिएंट इंडिया में रूलर रूल करेगा या कोई कुछ भी जो भी होगा, सारे के सारे क्या रहेंगे? हिंदू रहेंगे, हिंदू रहेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग मिडिवल इंडिया में प्रवेश करते हैं। इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लो या तो फिर लिखो, जो करना है करो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम इसको मिटा रहे हैं, मिटोनिया कहाँ है? आ गया। एंशिएंट इंडिया को मून दे रहे हैं, समझे बात को। अब मिडिवल और आधुनिक मतलब कि मॉडर्न बचा। देखो बेटा, मिडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत जो है उसमें हम लोग
सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम शासक के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम। जितना भी यहाँ पर आएंगे सब मुसलमान ही होंगे, इस्लाम मुस्लिम होंगे, मुस्लिम, इस प्रकार से। तो मिडिवल इंडिया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा मुस्लिम कहाँ से आया, मुस्लिम वगैरह सो बताते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखो, हमारे भारत देश के पश्चिम में सऊदी अरब है, और सऊदी अरब में के एक जगह जिनका नाम, जो जगह का नाम है मक्का। मक्का में एक महापुरुष का जन्म होता है जिनका नाम होता है हजरत मोहम्मद शाह, इस प्रकार से है नाम उसका। और हजरत मोहम्मद शाह का जन्म होता है मक्का में, उसी का दूसरा नाम पैगंबर मोहम्मद शाह भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो उनका जन्म होता है मक्का में और मृत्यु होता है मदीना में, समझे। और उन्होंने ही 7वीं शताब्दी में या 7th सेंचुरी में एक नया धर्म का है सो खोज किए, जिस धर्म का नाम था इस्लाम। और यही इस्लाम धर्म का उनके ही अनुयायी है, अनुयायी मतलब कि उसका जो चेला वगैरह होते थे उन्हीं को अनुयायी कहा जाता था। वो अनुयायी है सो दूर दूर तक उस धर्म को प्रचार प्रसार किए और बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़े उस धर्म के, इस्लाम धर्म को। और इस प्रकार से है सो जो मध्यकालीन, अभी मिडिवल इंडिया जब पढ़ेंगे ना तो उसके बारे में, उसमें है सो जब घुसेंगे तो मुस्लिम का भी टैप्स वगैरह सब कुछ बताएंगे उसमें, समझे बात। तो उसमें है सो अनुयायी जो थे सबके पूरा फैला दिया धर्म को। अब जब धर्म फैला तो सब है सो मुस्लिम वगैरह वहाँ से पनपना शुरू हुए। अब हम लोग बात करेंगे कि जो मिडिवल इंडिया है सो 712 ईस्वी में ऐसा क्या हुआ। तो 712 ईस्वी में हुआ क्या कि एक है सो एक सफल आक्रमणकारी आता है जिसका नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, और यह मोहम्मद बिन कासिम ही पहला मुस्लिम जो होता है जो भारत में आता है, और पहला मुस्लिम ही जो होता है, इसके बारे में भी बताएंगे जब है सो मॉडर्न इंडिया में, मिडिवल इंडिया में पूरा चलेंगे तब। ये जो आता है मोहम्मद बिन कासिम, ये है सो पहला मुस्लिम ही होता है जो कि जजिया वसूलता है। सर जजिया मतलब क्या बताते हैं? जजिया मतलब ये होता है कर होता है, इसी को उर्दू में हम लोग बोलते हैं जजिया। जजिया ये होता था कि है सो जो गैर मुसलमान होते थे या तो फिर जो काफिर होते थे वो सबसे वसूला जाता था जजिया। और ये जजिया लगाने वाला पहला मुसलमान जो होता है, मुस्लिम शासक हो सो कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। ये 712 ईस्वी में आता है और 712 ईस्वी से 714 ईस्वी तक रहता है, शासन करता है। उसके बाद 714 ईस्वी में ही 2 मुस्लिम इन्वेजन आते थे। 714 ईस्वी में ही 2 टर्किश इन्वेजन, टर्किश आक्रमणकारी आए, जो कि पहला था महमूद गजनवी। और यह महमूद गजनवी जो है सो 17 बार भारत में आक्रमण किया। भारत में इस सब के बारे में, भारत में आक्रमण करता है, इस सब के बारे में मिडिवल इंडिया में अच्छा से जानेंगे। और 17 बार है सो आक्रमण करने के बाद है सो प्लस में ये सोमनाथ मंदिर जैसा धनी मंदिर को है सो लूटता है, पूरा स्वर्ण का है सो मूर्तियां वगैरह था उसमें, सब लूट करके ले जाता है। कौन? महमूद गजनवी। उसके बाद दूसरा जो आता है टर्किश इन्वेजन, उसका नाम होता है मोहम्मद गोरी। और यह मोहम्मद गोरी जो होता है सो जब आता है तो ये हमारे उत्तर भारत में एक है सो शासन चल रहा था चौहान डायनेस्टी का या चौहान वंश का। और चौहान वंश का उस समय है सो जो शासक हुआ करते थे सो पृथ्वीराज चौहान थे। और वह पृथ्वीराज चौहान जो थे तो चौहान डायनेस्टी का शासन थे। और ये मोहम्मद गोरी 16 बार पृथ्वीराज चौहान से जा करके लड़ता है और 16 बार है सो मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं। कौन? पृथ्वीराज चौहान। और जब 16 बार इस प्रकार से होता है तो ये 16 बार हार जाता है मोहम्मद गोरी और 16 बार है सो जीत जाता है। कौन? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन
लेकिन पृथ्वीराज चौहान का सब्र का बांध टूटता है और 1191 एडी में या ईस्वी में 1191 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा जाता है, एक लड़ा जाता है, बैटल ऑफ तराइन का युद्ध लड़ा जाता है। और तराइन का युद्ध लड़ा जाता है, वो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में क्या होता है कि मोहम्मद गोरी जो होता है, मोहम्मद गोरी वो फिर से हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान फिर से जीत जाता है। फिर से लड़ाई होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 1192 ईस्वी में। और ये जो होता है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। और इसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान को इस बार हरा करके और मृत्यु का घाट उतार देता है कौन? मोहम्मद गोरी। और वहां से फिर राज करना शुरू कर देता है कौन? मोहम्मद गोरी। लेकिन 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी में जो हमारा मोहम्मद गोरी जो था, मोहम्मद गोरी को जाटों के द्वारा मार दिया जाता है, जाटों के द्वारा। और 1206 ईस्वी में जाटों के द्वारा जब मार दिया जाता है तो मोहम्मद गोरी का ना ही कोई बेटा होता है ना ही कोई होता है। तो मोहम्मद गोरी का ही एक गुलाम जिसका नाम रहता था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है मोहम्मद गोरी के गुलाम के साथ साथ उसका दामाद भी होता है। और जब एक कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वो राज शासन करना स्टार्ट कर देता है और इसने एक सल्तनत का निर्माण किया जिसका नाम दिल्ली सल्तनत होता है, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में जो दिल्ली सल्तनत जो होता है 1206 से लेकर के 1526 तक चलता है। 1206 से लेकर के 1526 तक। और दिल्ली सल्तनत में 5 वंश राज करते हैं और 5 वंश के बारे में हम लोग जानेंगे। ये सब लिख लिए थे ना? ठीक है, देखो 5 वंश। 5 वंश में पहला जो वंश होता है उसे बोलते हैं हम लोग गुलाम वंश। और दूसरा जो वंश होता है वो होता है तुगलक वंश, नहीं खिलजी वंश। उसके बाद तुगलक वंश आएगा, खिलजी वंश। उसके बाद आता है तुगलक वंश। उसके बाद आता है सैयद वंश। उसके बाद आता है लोदी वंश। गुलाम वंश में हम लोग बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन के बारे में। खिलजी वंश में हम लोग बात करेंगे, किसके बारे में? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी के बारे में। तुगलक वंश में हम लोग बात करेंगे, किसके बारे में? तो तुगलक वंश में हम लोग बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक और मुबारक खां तुगलक के बारे में। उसके बाद सैयद वंश में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? तो सैयद वंश में बात करेंगे खिरज खां, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह और अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में। लोदी वंश में बात करेंगे बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के बारे में। तो देखिए इब्राहिम लोदी को लास्ट में वंश यहाँ पर चला इब्राहिम लोदी तक। इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में एक आता है शासक, महान शासक, जिसका नाम होता है बाबर। और ये बाबर जब आता है तो 1506 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को फर्स्ट पानीपत का युद्ध में हरा करके और दिल्ली सल्तनत को ख़त्म कर देता है। और दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करके एक नया यहाँ पर हम मिटा रहे हैं सब,
दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करके एक नया साम्राज्य का निर्माण करता है, जिसका नाम होता है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य या मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर। और ये चलता है 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक। और 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक चलता है मुगल साम्राज्य और मुगल एम्पायर। और इसमें है सो जो शासक रहते थे सुशासन करते हैं कुछ इस प्रकार से। इसको याद रखने के लिए तुम लोग ऐसा कर सकते हो, बहु आ जा सो ओ। सो इस प्रकार से। बी ए से बाबर राज करता है पहले। एच यू से हुमायूं। आ से अकबर। जहांगीर। और शाहजहां और औरंगजेब। ये सारे के सारे हैसो राज करते हैं कहाँ पर, तो हैसो मुगल साम्राज्य में। तो इतना था। अब हैसो 1707 ईस्वी में औरंगजेब का, और हाँ हुमायूं का ही समकालीन हम लोग पढ़ेंगे शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी के बारे में हुमायूं के ही समकालीन पढ़ेंगे। तो औरंगजेब लास्ट में 1707 ईस्वी में इसका डेट होता है। सबसे क्रूर शासक यही था। अब हम लोग आगे जानेंगे किसके बारे में, तो मॉडर्न इंडिया के बारे में, कि मॉडर्न इंडिया में क्या क्या पढ़ना है। सो इसको पूरा मिटा ही देते हैं। मॉडर्न इंडिया के जब बात करें हम लोग, तो जब हम लोग 8 क्लास में पहुंचे थे तो हम लोग को मॉडर्न इंडिया का बुक दे दिया गया था। और मॉडर्न इंडिया का बुक का संख्या 1 नहीं बल्कि 2 था, पार्ट 1 पार्ट 2। तो मॉडर्न इंडिया चलता है कब से कब तक, तो 1707 से लेकर के 1947 तक। 1947 तक। 1707 में औरंगजेब का मृत्यु होती है और यहीं से डाउनफॉल ऑफ मुगल होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि मुगलों का पतन। और मुगलों का पतन होता है और वहीं दूसरी ओर राइज ऑफ ब्रिटिशर्स, नहीं ब्रिटिशर्स को है सो मतलब कि राइज होना शुरू हो जाता है। और 2 बुक इस प्रकार से था कि भाग 1 जो था सो 1707 से लेकर के 1857 की क्रांति तक हम लोग को पढ़ना था। इसी में रिवोल्ट होता है। रिवोल्ट मतलब क्रांति। 1857 की क्रांति नहीं, जो कि इनफील्ड नामक एक राइफल में है सो जो बुलेट का इस्तेमाल किया जाता था, उसका जो कारतूस था सो बना हुआ रहता था किससे, तो सुअर की चर्बी से बना हुआ रहता था, जो कि सुअर का चर्बी है सो पाक होता है किसके लिए, तो ये मुस्लिम के लिए और हिंदुओं के लिए भी अछूत होता है। और इसी के कारण है सो क्या हुआ था, रिवोल्ट हुआ था 1857 में, जिसका नेतृत्व सबसे बड़ा योगदान किसका रहा था ये रिवोल्ट होने में, तो मंगल पांडे का। नहीं, सबके बारे में हम लोग जानेंगे, मंगल पांडे का। इस प्रकार से तो यहाँ पर 1857 से 1707 से लेकर के 1857 तक है सो एक यहाँ पर डाउनफॉल ऑफ मुगल होता है और राइज ऑफ ब्रिटिशर्स होता है। और दूसरा जो बुक हम लोग को मिला जो कि 1857 से 1947 तक पढ़ना था, उसमें था क्या, इंडियन नेशनल मूवमेंट। मतलब कि यहाँ पर है सो इंडियन नेशनल है सो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम लोग को पढ़ना था। यहीं पर बाकी नहीं है, इसके बाद भी इसको पढ़ना है। नहीं, इसके बाद जो पढ़ेंगे हम लोग, जो इतिहास पढ़ेंगे सो लास्ट में पढ़ेंगे कहाँ तक, तो जब तक हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु नहीं हो जाता है तब तक हम लोग है सो यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे। और ये था हमारा मॉडर्न इंडिया, और मॉडर्न इंडिया में हम लोग इतना पढ़ेंगे। तो ये था हमारा इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस, और इंडियन हिस्ट्री में बस इतना ही कुछ पढ़ना है और हमारा फिर इंडियन हिस्ट्री हमारा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। याद रहे, जितने भी यहाँ पर घटनाएं बताएं और जितने भी इंसान का नाम बताएं, वो सारे इंसान, सारे घटनाएं खत्म हो चुकी है, सारे इंसान मर चुके हैं। सिर्फ यही मार्कर्स यहाँ पर इसको यहाँ पर उत्पन्न करेंगे और यही मार्कर्स यहाँ पर खत्म करेंगे, मतलब कि मिटा देंगे।
समझे बात को। जितने भी घटनाएं यहाँ पर हुई है सारे के सारे लुप्त हो चुकी है, ये बात सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं या तो फिर मिडिवल इंडिया या तो फिर एंशिएंट इंडिया, क्योंकि एंशिएंट इंडिया से कम ही क्वेश्चन आता है, तो हमारे ख्याल से मिडिवल इंडिया है सो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन है सो तीनों, मतलब कि मिडिवल इंडिया अगर स्टार्ट किए तो मॉडर्न इंडिया पूरा कवर करेंगे, या उसके बाद है सो एंशिएंट इंडिया, मतलब कि तीनों का तीनों है सो कवर इसी वीडियो में यहीं पर ख़त्म किया जाएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतने।